हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुप्रभाविता क्या होती है, यानी कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है। इसके पहले देखिए, हमने मेंडल नियम के जितने भी अपवाद हैं उसमें से हमने आपको अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसके अलावा हमने सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस की वीडियो आपको पहले भी प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के नियम का जो तीसरा प्रमुख अपवाद या एक्सेप्शन है वो है बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। देखिए, बहुप्रभाविता जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहां पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई एक जीन है। अब एक ही जीन यदि कई सारे लक्षणों का निर्धारण करती है, कहने का मतलब यह है कि जीन तो हमारे पास यदि एक ही हो, लेकिन यदि एक ही जीन आपस में कई सारे लक्षणों को उत्पन्न करती है, अर्थात एक ही जीन एक से अधिक लक्षण प्रारूपी अनुपात यानी कि फिनोटिपिक रेशियो को जर्मिनेट करती है या उत्पन्न करती है, तो इस क्षमता को हम कहते हैं बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। तो बहुप्रभाविता में बस आपको इतना याद रखना है कि पर्टिकुलर कोई जीन होगी एक ही, लेकिन एक ही जीन दो या दो से अधिक लक्षणों का निर्धारण करेगी। कहने का मतलब यह है कि जीन एक ही रहेगी, लेकिन यह दो या दो से अधिक लक्षणों को उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि एक ही जीन अधिक लक्षणों को उत्पन्न करती है यानी बहुत सारे लक्षणों को उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, तथा ऐसे जीन जो कि बहुप्रभावी लक्षण उत्पन्न करते हैं उन जीनों को हम कहते हैं बहुप्रभावी जीन। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो याद रखना है बहुप्रभाविता होती क्या है। तो किसी भी एक जीन के द्वारा दो या दो से अधिक लक्षणों का यदि निर्धारण किया जाता है या किसी एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण प्रारूपी अनुपात उत्पन्न किया जाता है, तो इस क्षमता को हम कहते हैं बहुप्रभाविता। और ऐसे जीन जो कि बहुप्रभावी जीन होते हैं इनको हम कहते हैं बहुप्रभावी जीन। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया का। मानव में आप सभी को पता है कि ब्लड के अंदर होता है क्या, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव में जो ब्लड का रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल। तो चूंकि आरबीसी की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन के लाल होने के कारण ब्लड भी क्या होता है, लाल होता है। तो आपको यहां पे इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया को हम हिंदी में दात्र कोशिका आरक्तता रोग भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको यहां पे समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका जो प्रमुख जीन है, अर्थात एक ऐसा जीन जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन में, चूंकि हीमोग्लोबिन का यदि हम सिंबल देखें या संकेत देखें तो शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं HB। हीमोग्लोबिन में आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में एक अप्रभावी जीन उत्पन्न होता है जिसका नाम है कैपिटल S। इसी कैपिटल S जीन के कारण ही दात्र कोशिका आरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। तो ये अप्रभावी जीन आपको याद रखना है। किसी भी मनुष्य में एक अप्रभावी जीन होता है जो कि कैपिटल S कहलाता है, और इसी कैपिटल S जो कि समयुग्मजीय अवस्था में यदि उत्पन्न हो जाता है तो यह रोग उत्पन्न करता है। जब तक यह अप्रभावी जीन विषम युग्मजीय अवस्था में है तब तक किसी भी प्रकार से दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है बॉडी में, लेकिन जैसे ही ये अप्रभावी जीन जैसे ही समयुग्मजीय अवस्था में यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में पहुंचता है, वैसे ही ये मानव के अंदर रोग उत्पन्न करता है यानी कि सिम्पटोम उत्पन्न करता है। तो आप यहां पे पाएंगे कि इसके अलावा और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि जो बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया वो है एक वंशानुगत रोग। क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है ना, यह एक वंशानुगत रोग है यानी जेनेटिक डिसीज है। तो सिकल सेल एनीमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यह जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है यह एक अप्रभावी जीन कैपिटल S के कारण होता है। तो देखिए, ये जो कैपिटल S अप्रभावी जीन है ना, यहां पे हमारे पास एक कैपिटल S है और ये अप्रभावी जीन है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा। तो ये अप्रभावी जीन सिकल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो अप्रभावी जीन होता है यह कमजोरी भी उत्पन्न करता है, इसके अलावा सिर दर्द भी उत्पन्न करता है तथा पीलिया रोग भी उत्पन्न करता है। हमने आपको पहले ही बहुप्रभाविता में बताया है कि जीन तो एक ही रहेगा, लेकिन एक ही जीन कई सारे लक्षणों का निर्धारण करेगा या कई सारे रोग उत्पन्न करेगा। तो देखिए, ये जो कैपिटल S है
ये जब समयुग्मजीय अवस्था में होता है तो ये मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ ये दूसरे भी लक्षण जैसे कि कमजोरी, सिर दर्द व पीलिया रोगों को भी उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर के आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास अप्रभावी जीन कैपिटल एस है, ये कई सारे लक्षणों को एक साथ उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ये क्या है, बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ड्रोसोफिला मक्खी में। देखिए ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है यह डिप्टेरा गण से संबंधित होती है, क्योंकि ड्रोसोफिला की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि एक अप्रभावी जीन होता है डब्लू। तो ड्रोसोफिला में ये जो डब्लू जीन है ये ड्रोसोफिला के आंख के रंग का निर्धारण करता है, लेकिन आंख के रंग के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि मादा की जो शुक्र ग्राहिका होती है उस शुक्र ग्राहिका के आकार को भी कंट्रोल या प्रभावित करता है। तो यानी आपको यहां पे देखना है कि ड्रोसोफिला मक्खी में भी एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है डब्लू, और ये डब्लू एक नहीं एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है, अर्थात यह आंख के जीन का निर्धारण करता है, साथ ही साथ आपको याद रखना यह शुक्र ग्राहिका के आकार को भी प्रभावित करता है, अर्थात एक ही जीन यहां पे दो लक्षण प्रारूप उत्पन्न कर रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम समझेंगे मानव में जो सिकल सेल एनीमिया होती है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग जो होता है वह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, और इस अप्रभावी जीन के कारण एक असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे हमने क्या कहा कि हीमोग्लोबिन यदि नॉर्मल है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन केवल HB होगा। अब यदि इस हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन आ गया कैपिटल एस, तो हीमोग्लोबिन के साथ यहां पे ये कैपिटल एस भी आ जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन के साथ ये कैपिटल एस उपस्थित हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन सामान्य अवस्था में था ये असामान्य अवस्था में आ गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस प्रभावी जीन के कारण जो असामान्य हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण हो चुका होता है। इसके बाद आपको यहां पे ध्यान देना है कि जिसके कारण होता क्या है कि जो मानव की आरबीसी होती है, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है या रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है, जिनमें की असामान्य हीमोग्लोबिन यदि पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन सामान्य की जगह असामान्य यानी कि एबनॉर्मल हो जाता है, वैसे ही जो आरबीसी होती है उसका आकार गोल की जगह हंसियाकार हो जाता है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि यह सिकल सेल एनीमिया रोग का सबसे बढ़िया लक्षण है। इसके माध्यम से या इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो आरबीसी की साइज होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। लेकिन जैसे ही सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन पहुंच जाएगा, यानी असामान्य हीमोग्लोबिन ब्लड में मिल जाएगा, वैसे ही इस गोल आकार की जो आरबीसी है इसका आकार चेंज हो जाएगा, और जो आरबीसी होती है वो बदल जाएगी किसमें, हंसियाकार आकार में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि यदि समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन होता है तो यह मनुष्य में केवल हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए समयुग्मजीय अप्रभावी यानी हीमोग्लोबिन में यदि समयुग्मजीय और अप्रभावी जीन रहेंगे तो देखिए हीमोग्लोबिन में आप देख रहे हैं कि सामान्य की जगह में हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, असामान्य हो जाता है। तो यदि समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन उपस्थित हैं तो मनुष्यों में यदि उपस्थित है जिसमें से केवल हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें यदि असामान्य प्रकार का समयुग्मजीय यदि पाया जाएगा हीमोग्लोबिन तो उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि ये जो हंसियाकार आरबीसी का निर्माण हो जाता है ना, उसके कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है, अर्थात सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोग्लोबिन पर तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि मान लीजिए विषम युग्मजीय अवस्था में ये जीन युक्त मनुष्य में उपस्थित हैं हीमोग्लोबिन में, तो यहां पे आपको याद रखना है कि दोनों ही यदि पाए जाते हैं अर्थात एनीमिया के वाहक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास मान लीजिए दो कारक या दो एलील हैं। कारक या एलील का मतलब होता है युग्मक यानी कि गैमेट। जैसे आपने देखा था अभी तक मेंडल के नियम में कि हम पैतृक लक्षण लेते हैं, तो पैतृक लक्षण में हम P1 व P2 लेते थे, लेकिन यहां पे मान लीजिए हम पैतृक लक्षण ले रहे हैं हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन में यदि मान लीजिए एक हीमोग्लोबिन या एक युग्मक जो है साधारण अवस्था में है और जो दूसरा हीमोग्लोबिन है इसमें यदि अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब दो हीमोग्लोबिन हैं और इसमें से जिस हीमोग्लोबिन पर मतलब दोनों में से यदि किसी भी एक हीमोग्लोबिन पर यदि अप्रभावी जीन उपस्थित है कैपिटल एस, मतलब यहां पे हीमोग्लोबिन क्या होगा, वाहक होगा। क्या होगा, कैरियर होगा, यानी कि वाहक होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो कैरियर के मध्य ही कराएंगे। तो यहां पे आपको बस थोड़ा सा समझना है कि यदि हीमोग्लोबिन, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है हमारे पास, अब यदि हीमोग्लोबिन में यदि हमने दो युग्मक लिए हैं और दोनों ही युग्मक में यदि अप्रभावी जीन उपस्थित है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित है। और यदि दोनों हीमोग्लोबिन में से केवल एक ही हीमोग्लोबिन पर यदि अप्रभावी कैपिटल एस जीन उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि ये हीमोफीलिया के, यहां पे आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में यदि दोनों में से एक कैपिटल एस जीन उपस्थित है, मतलब ये क्या होंगे, वाहक होंगे, अर्थात कैरियर होंगे सिकल सेल एनीमिया के। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यदि हीमोग्लोबिन पर किसी पर भी यदि उपस्थित नहीं है कैपिटल एस जीन, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कैसा है, नॉर्मल है। तो तीन ही कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। यदि हीमोग्लोबिन के हमने दो कारक या दो एलील या दो युग्मक लिए हैं और दोनों में यदि किसी में भी यदि जीन उपस्थित नहीं है अप्रभावी, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये सामान्य अवस्था में है, अर्थात नॉर्मल अवस्था में है। लेकिन यदि दोनों हीमोग्लोबिन में से, तो दो कारक या एलील में से या युग्मक में से यदि केवल किसी एक ही हीमोग्लोबिन पर ये अप्रभावी जीन है, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या होगा, वाहक होगा। लेकिन दो हीमोग्लोबिन में से यदि दोनों युग्मक पर अप्रभावी जीन उपस्थित है कैपिटल एस, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान देना है कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, इसमें क्या होता है कि एक अप्रभावी जीन आ जाता है और उस अप्रभावी जीन का नाम है कैपिटल एस। तो हीमोग्लोबिन चूंकि ब्लड में उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन में आ जाता है कैपिटल एस जीन। कैपिटल एस जीन जैसे ही हीमोग्लोबिन में आएगा, वो या तो वाहक का काम करने लगता है या तो वो रोगी का काम करने लगेगा, अर्थात सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमको क्रॉस किसके मध्य कराना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो एनीमिया वाहक लेना है, अर्थात सिकल सेल वाहक आपको लेना है और सिकल सेल वाहक में आपको क्रॉस या संकरण करानी है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि तीन प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से बनाएं या हम किसी भी चेकर बोर्ड के माध्यम से बनाएं, रिजल्ट आपको सेम आने हैं। तीन प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम आपस में एनीमिया के वाहक अर्थात एनीमिया वाहक या सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो तीन प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। और ये तीनों ही प्रकार की संतानों में आप पाएंगे कि कुछ संतानें तो ऐसी प्राप्त होती है जो कि समयुग्मजी होती है, लेकिन कैसी होती है, प्रभावी होती है। तो प्रभावी व समयुग्मजी होते हैं। कुछ तो ऐसे प्राप्त होंगे जो कि विषम युग्मजी यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, लेकिन वो वाहक का काम करेंगे। वाहक का मतलब ये है कि दो हीमोग्लोबिन यदि आपस में मिलेंगे तो उसमें से किसी एक पर अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुछ समयुग्मजी सिकल सेल युक्त भी संतानें प्राप्त होती है, अर्थात सिकल सेल युक्त जो संतानें प्राप्त होगी वो समयुग्मजी अवस्था में हीमोग्लोबिन प्राप्त होंगे। और उन हीमोग्लोबिन में दोनों के दोनों हीमोग्लोबिन में यदि कैपिटल एस जीन उपस्थित है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है सिकल सेल रोग से ग्रसित है। इनमें आप रेशियो भी देख सकते हैं। इनमें जो अनुपात प्राप्त होता है वो होता है 1:2:1, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अनुपात की यदि हम बात करें, जो तीनों संतानें हमको प्राप्त होगी उसमें 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। लेकिन इसमें से यदि हम बात करें तो समयुग्मजी सिकल सेल युक्त जो मनुष्य होता है उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो तीन प्रकार की संतानें हमको प्राप्त होती है, इसमें से जो समयुग्मजी अवस्था में सिकल सेल युक्त हीमोग्लोबिन वाला मनुष्य है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है।
इसके अलावा यदि हम सर्वाइवल रेशियो देखें, अर्थात यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित संतानें हैं वो तो खत्म हो जाएगी, तो अब बची कौन कौन सी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 वाहक बचते हैं और साथ ही साथ एक सामान्य अवस्था में बचते हैं, अर्थात 2:1 का अनुपात हमको सर्वाइवल रेशियो प्राप्त होता है। यहां पे आप समझ सकते हैं इजिली डायग्राम के थ्रू, यहां पे आप देख सकते हैं जैसे मनुष्य में हमने आपको एग्जांपल दिया कि जो बहुप्रभावी जीन होता है उसकी हम यहां पे वंशागति देखेंगे। तो वंशागति में हमने किया क्या कि सिकल सेल कैरियर यानी सिकल सेल के वाहक हमने लिया और उसका क्रॉस हमने किसके साथ कराया? सिकल सेल कैरियर के साथ ही, यानी कि सिकल सेल के वाहक के साथ ही हमने क्रॉस कराया है। तो हमने इसके लिए एक लक्षण के लिए हमने कितने जीन या एलील या कारक या युग्मक लिए हैं? हमने 2 यहां पे युग्मक लिए हैं, 2 हीमोग्लोबिन लिया है। एक तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और एक हीमोग्लोबिन तो ऐसा है जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब 2 हीमोग्लोबिन में से यदि किसी एक हीमोग्लोबिन पर कैपिटल एस जीन उपस्थित होगा तभी तो वह कैरियर या वाहक का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमने यहां पे जो दोनों वाहक लिए हैं सिकल सेल के, तो आपस में हम इनका क्रॉस कराएंगे। दोनों में हमने सेम लिया है, एक में हीमोग्लोबिन हमने सामान्य रखा है और दूसरे में हमने यहां पे अप्रभावी जीन को उपस्थिति दर्शाया है। तो यहां पे आप इजिली समझ सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन को अब देखिए यहां से हमने युग्मक को अलग कर लिया, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और एक हीमोग्लोबिन तो ऐसा है जिसमें कैपिटल एस जीन प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है। आपस में जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो देखिए कैसे क्रॉस कराएंगे, इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस कराएंगे आप इस पहले वाले हीमोग्लोबिन के साथ में। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमने हीमोग्लोबिन का क्रॉस किसके साथ कराया? पहले वाले हीमोग्लोबिन के साथ में। तो यहां पे हमको हीमोग्लोबिन और ये भी हीमोग्लोबिन यानी समयुग्मजी अवस्था में ये जो हीमोग्लोबिन मिले हैं ये डोमिनेंट हैं अर्थात प्रभावी हैं। लेकिन इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस जब हमने किसके साथ कराया? इस वाले हीमोग्लोबिन के साथ कराया जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो हमको यहां पे सिकल सेल के वाहक जीन या संतानें प्राप्त होती है। वहीं यदि हम आपस में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का क्रॉस हमने ऐसे हीमोग्लोबिन के साथ कराया जिसमें कि दोनों में यहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो आपस में जब हम क्रॉस कराएंगे तो इससे जो संतानें उत्पन्न होगी ये रेसेसिव होमोजाइगस कहलाएगी, अर्थात ये अप्रभावी समयुग्मजी हैं। तो हमने तो पहले ही बताया है कि यदि अप्रभावी समयुग्मजी जीन उपस्थित होते हैं हीमोग्लोबिन के, इसका मतलब यह है कि वो संतान में क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है अप्रभावी है। इसी कारण से ये संतानें क्या होगी? सिकल सेल रोग से ग्रसित होंगी। तो यहां पे आप इजिली समझ सकते हैं कि जितनी भी संतानें प्राप्त हुई है, संतानें यहां पे 3 प्रकार की प्राप्त होती है। 3 प्रकार में से आप देख सकते हैं यहां पे किस किस प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है। तो आप यहां पे इजिली देख पा रहे हैं कि डोमिनेंट और होमोजाइगस, यानी देखिए एक तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले। दोनों जो युग्मक प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले, यानी यहां पे क्या है? समयुग्मजी और प्रभावी। तो प्रभावी और समयुग्मजी यहां पे जीन हमको प्राप्त हो रहे हैं हीमोग्लोबिन के। लेकिन अगला यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पे आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर में हीमोग्लोबिन के साथ में आपको एक ऐसा भी हीमोग्लोबिन मिल रहा है जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो एक तो ऐसी संतान है और फिर से उसी प्रकार आपको सेम देखने को मिल रहा है, यानी कैरियर की संख्या कितनी है? 2। तो यानी हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल है और एक हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो इस प्रकार की संतानें हमको 2 मिल रही है। वहीं नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो समयुग्मजी में है और साथ ही साथ जो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी समयुग्मजी है, तो प्रभावी समयुग्मजी हीमोग्लोबिन की संख्या है 1 और यहां पे याद रखना है कैरियर यानी कि वाहक जो हैं, वाहक की संख्या कितनी है? 2। और इसके अलावा तीसरा जो एक लक्षण प्राप्त हो रहा है वो है अप्रभावी समयुग्मजी। तो यदि हीमोग्लोबिन में दोनों युग्मक में आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल एस जीन जो है उपस्थित है, तो जब दोनों हीमोग्लोबिन में कैपिटल एस जीन उपस्थित होगा इसका मतलब यह है कि यह मनुष्य जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी संख्या भी कितनी प्राप्त हो रही है? 1। तो कुल मिलाकर के यदि हम इनका जीनोटाइप रेशियो निकालें या इनका हम फिनोटाइप भी रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा? पहले तो आएगा 1:2:1 आएगा। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि लक्षण प्ररूपी अनुपात भी इतना ही आएगा। लेकिन सिकल सेल के जो यहां पे सिकल सेल रोग से जो ग्रसित संतानें प्राप्त हो रही है यानी जो अप्रभावी समयुग्मजी संतानें प्राप्त हो रही है ये तो खत्म हो जाएंगी अर्थात नष्ट हो जाएंगी। अब ये जब खत्म हो गई आखिरी वाली
तो हमारे पास अनुपात क्या बचा, 1:2 बचा, या आप इसको पहले करेंगे तो 2:1 आप बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो सर्वाइवल रेशियो है, सर्वाइवल रेशियो बचता है 2:1, यानी हमारे पास एक हीमोग्लोबिन तो खत्म हो जाएगा जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित हैं, जिस कारण से एनीमिया रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा। लेकिन यहां पे याद रखना है कि 2 ऐसे जीन प्राप्त हो रहे हैं जो कि कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, और एक हीमोग्लोबिन ऐसे प्राप्त हो रहे हैं या एक संतानें ऐसी प्राप्त हो रही है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये प्रभावी समयुग्म जीव होते हैं, अर्थात ये सामान्य होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया रोग केवल और केवल कैपिटल एस जीन जिसमें उपस्थित है हीमोग्लोबिन में वही उत्पन्न करता है। और यदि 2 हीमोग्लोबिन में से केवल एक ही हीमोग्लोबिन पर यदि कैपिटल एस अप्रभावी जीन उपस्थित है तो वो वाहक का कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं यहां पे कि आपको ये जो बहुप्रभावी जीन की जो वंशागति है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा आज की इस वीडियो में कि बहुप्रभाविता में क्या होता है कि कोई हमारे पास एक जीन होता है और वही एक जीन कई सारे लक्षणों का निर्धारण कर देता है, अर्थात एक ही जीन यदि एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि एक ही जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है या लक्षण प्ररूपी अनुपात उत्पन्न करता है तो उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। तथा ऐसे जीन जो कि बहुप्रभाविता उत्पन्न करते हैं उन जीनों को हम कहते हैं बहुप्रभावी जीन। तो बहुप्रभावी जीन का हमने सबसे बड़ी एग्जांपल आपको यहां पे दिखाया है सिकल सेल एनीमिया का। तो सिकल सेल एनीमिया कब होगी, जब मनुष्य के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन में एक अप्रभावी जीन कैपिटल एस की उपस्थिति हो जाएगी तब। और यदि ये कैपिटल एस जीन समयुग्मजीय अवस्था में उत्पन्न होता है तो आपको याद रखना है समयुग्मजीय अवस्था में यदि यह अप्रभावी जीन उत्पन्न होता है तो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमने आपको क्रॉस यहां पे करा के दिखाया है कि यदि हमारे पास सिकल सेल के वाहक 2 जीव हैं उनमें यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमको जो संतानें प्राप्त होगी उनमें 3 प्रकार से संतानें प्राप्त होती है। पहली संतानें तो प्राप्त होगी प्रभावी समयुग्मजीय, दूसरी प्राप्त होगी कैरियर यानी कि वाहक जो कि सिकल सेल एनीमिया रोग की वाहक होंगी, और तीसरी जो संतानें प्राप्त होगी वो अप्रभावी हीमोग्लोबिन या अप्रभावी समयुग्मजीय संतानें प्राप्त होगी जो कि सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम का अपवाद किस प्रकार से है, आपने मेंडल के नियम में अंत में देखा था कि जीनोटाइप जो रेशियो आता था वो 1:2:1 आता था। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि अंत में जो 2 वाहक प्राप्त होते हैं और एक सामान्य के रूप में अनुपात हमको प्राप्त होता है, यानी अनुपात हमको 2:1 प्राप्त होता है, जो कि मेंडल के एक संकर अनुपात का रूपांतरण है। मेंडल के एक संकर क्रॉस में आपने देखा है कि लास्ट में जो रेशियो आता है वो आता है 1:2:1, लेकिन यहां पे सिकल सेल रोग से ग्रसित जो संतानें प्राप्त हुई है वो तो खत्म हो जाएगी, तो बचेगा अनुपात केवल कितना, 2:1। तो यहां पे सर्वाइवल रेशियो जो बचेगा वो बचेगा 2:1। तो कुल मिलाकर के यहां पे रेशियो भी आपको तैयार करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।